Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6 civics chapter number 4 key elements of a democratic government. जो लोकतंत्र सरकार होती है उसके क्या की एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो क्या है जी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो इनके वर्क को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसमें हो जाता है पीपल्स की पार्टिसिपेशन हो जाती है, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और इक्वलिटी एंड जस्टिस ये सभी एलिमेंट्स हैं, ये की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री। साउथ अफ्रीका कहाँ पे है? ये देखो, ये यहाँ पे है साउथ अफ्रीका। ये कंट्री है जहाँ पे बहुत रेसिस के लोग रहते हैं। रेसिस का मतलब क्या होता है? अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं। यहाँ पे ब्लैक पीपल भी हैं जिनकी स्किन का कलर ब्लैक है और वो साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे वाइट्स भी हैं, गोरे लोग भी रहते हैं जिनका कलर वाइट है और वो यहाँ पे सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका में। और इंडियंस भी हैं जो एज अ लेबरर और ट्रेडर्स यहाँ पे आकर रहने लगे, बस गए। माया नायडू एक 11 साल की एक बच्ची है जो साउथ अफ्रीकन गर्ल है। साउथ अफ्रीका यानी कि ब्लैक गर्ल है। ये 11 ईयर ओल्ड है। इसका नाम है माया नायडू। ये क्या है? ये एक टाउन में रहती है जिस टाउन का नेम है जोहान्सबर्ग। टाउन का नेम क्या है? जोहान्सबर्ग है। जहाँ पे ये अपनी मदर की हेल्प कर रही है, जो ओल्ड बॉक्स हैं उनको क्लीन अप करने में। और वहाँ पे जब वह क्लीन अप कर रही थी, साफ सफाई करवाने में अपनी मदर की हेल्प कर रही थी, तब उसको ना एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें बहुत सी पिक्चर्स होती हैं और न्यूज़ के आर्टिकल्स भी होते हैं। तो बहुत सी ये जो पिक्चर होती हैं इसमें वो जो देर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग बॉयज, तो यंग स्कूल बॉयज, ये जो पिक्चर्स हैं इसमें जो जवान स्कूल जाने वाले बॉयज होते हैं जो 15 कुछ साल के होंगे, उनकी पिक्चर है इस स्क्रैप बुक में। जब वो अपनी मदर से पूछती है ये बॉय कौन है, तो उसकी मदर उसको बोलती है ये जो बॉय है इसको हेक्टर पियर्सन बोला जाता था। ओके, ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस। और वो बोलती है इसको पुलिस ने गोली मारकर मार दिया था। तो वो माया है जो बच्ची है वो शॉक्ड हो जाती है, हैरान रह जाती है। क्यों? वो पूछती है क्यों मार दिया था पुलिस ने। तो फिर उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती है कि जो साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ पे पहले जो कैसे गवर्न किया जाता था, यहाँ पे एपेथेड लॉज होते थे। एपेथेड लॉज यानी कि वो लॉज जिसमें रेसिस के बेस पे सेपरेशन थी लॉज की, यानी कि सबके लिए इक्वल लॉ नहीं थे। गोरे लोगों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग लॉज थे। तो एपेथेड का मतलब यही है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस के आधार पे किसी को अलग कर देना और उनको ऐसे ही ट्रीट करना, उनके लिए अलग अलग रूल होना, ये है। तो साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए थे। एक तो थे वाइट और दूसरे थे ब्लैक और तीसरे थे इंडियन और कलर्ड रेसिस यानी कि कलर के बेस पे इनको अलग अलग कर दिया गया था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि एपेथेड लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो रेस हैं, तो ये रेस सारी मिंगल यानी कि इक मिक होकर रह नहीं सकती थी। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ अ कॉमन फैसिलिटी, यानी कि ये कॉमन फैसिलिटी ये सभी के लिए एक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो एक दूसरे के नहीं रह सकती, यानी कि इकट्ठा होकर नहीं रह सकती ये जो तीनों रेसिस हैं। जब ये माया ये सब कुछ सुनती है तो उसके कानों पे उसको विश्वास नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं मम्मा, मेरी मदर क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उनको बिलीव नहीं कर पा रही। तो उसकी जो मदर बोल रही थी ना, उसकी जो साउंड में हमें गुस्सा दिख रहा था, उसको गुस्सा दिखा रही थी और वो बोल रही थी। तो इस लॉ के अंडर जो लाइफ है एपेथेड, उसके बारे में जब बता रहे थे वो बहुत गुस्से में थी। ठीक है, गुस्से में बता रही थी। तो जो माया है वो शी टोल्ड माया, तो माया को बोलती है कि वह उस दिन क्या होता था, जो
हॉस्पिटल्स थे वो अलग थे, और एम्बुलेंस थी वो भी अलग थी। एम्बुलेंस में जो वाइट लोगों के लिए एम्बुलेंस थी वो वेल इक्विप्ड थी, यानी कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स थे, यानी कि बहुत जो सामान चाहिए वो सभी थे। मगर जो ब्लैक लोग थे उनके लिए इक्विपमेंट्स नहीं थे, और उनके लिए ट्रेन्स और बसेस भी अलग अलग थी, बस स्टॉप भी अलग अलग थे ब्लैक और वाइट्स के। जो नॉन वाइट्स हैं यानी कि नॉन वाइट्स मतलब जो वाइट नहीं है यानी कि ब्लैक है, जो और कलर यानी कि इंडियंस भी सब इसमें ही आ जाते हैं, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो जो बेस्ट लैंड है, अच्छी लैंड है कंट्री की, वो रिजर्व्ड की जाती गई थी वाइट लोगों के लिए, और जो नॉन वाइट्स हैं उनको वर्स्ट यानी कि जो खराब लैंड होती थी उनके लिए वो होती थी। और जो ब्लैक्स और जो कलर्ड पीपल होते थे और उनको वर नॉट कंसीडर टू बी इक्वल टू वाइट्स, तो उनको वाइट्स के मुकाबले में यानी कि उनके इक्वल नहीं समझा जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वाज अ साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, तो एक ना टाउनशिप था जिसका साउथ वेस्टर्न टाउनशिप था सोवोटो। हेक्टर पीटर लिव्ड है, तो यही इस टाउन में ही जो हेक्टर पियर्सन है वो यहीं पे रहते थे सोवोटो में, ठीक है। वहाँ और वो और उसके जो क्लासमेट्स होते हैं तो वो प्रोटेस्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, क्योंकि उनको अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल, उनको अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी उनके स्कूल में। दिस वाज अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज थी जो वाइट पीपल बोलते थे। जो हेक्टर था और उनके जो स्कूल के स्टूडेंट थे वो उनको फोर्सफुली ऐसा कहा जाता था कि आप इसी लैंग्वेज को पढ़ोगे, और मगर ये जो सभी अगेंस्ट थे इसके, वो चाहते थे वो अपनी लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते थे। उनकी लैंग्वेज थी जुलू, वो जुलू लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते थे। जो साउथ अफ्रीकन जो पुलिस है वो आती है इस जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लोग, उनके ऊपर मर्सीलेसली यानी कि बिना है ना उनके ऊपर रहम किए, तो उनके उस क्राउड के ऊपर वो शूट करना शुरू कर देती है। तो उसी शूट में तो एक बुलेट हेक्टर को लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये दिन होता है 16 जून 1976 का ये दिन होता है जब ये सारा जो हादसा होता है। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो एक ग्रुप है जो स्ट्रगल कर रही थी किसके अगेंस्ट, ये जो लॉ थे अपार्थाइड के अगेंस्ट। देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, इस जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो लीडर था वो था नेल्सन मंडेला। इन्होंने बहुत लंबे समय तक ये अपार्थाइड जो सिस्टम है इसके लिए बहुत लंबे समय तक इन्होंने लड़ाई की, और फाइनली वो जीत जाते हैं। 1994 में जो साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है जिसमें सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, ऑल रेसेस को इक्वल ट्रीट किया जाने लगता है। ये इन नेल्सन मंडेला जो लीडर थे वो बहुत फेमस हैं, उन्हीं की बदौलत ये माना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी को इतनी तवज्जो दी जाती है, वैसे ही नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर माने जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ओके, तो अब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब समझेंगे, है ना। तो हम समझ गए ना डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, जिसमें सभी इक्वल होते हैं, है ना, लोगों की सरकार होती है। अब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन। तो हम देखते हैं ना रेगुलर इलेक्शंस जो होती हैं, देखे होंगे ना आपने, रेगुलर इलेक्शंस जो होती हैं ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो डिसीजन कौन लेता है, वो लोग डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन कैसे लेते हैं, वो वोट करते हैं इलेक्शन में, और जो फिर जो जिसको ज़्यादा वोट दी जाती हैं वो जीत जाता है, वो लीडर बनता है, और यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिन्होंने उनको वोट दी है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है यही डिसीजन इनके जो डिसीजन होंगे, इन्हीं के जो लोग हैं इन्हों के बिहाफ पे ये सभी डिसीजन होंगे। इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो ऐसा माना जाता है ये जो जितने भी हमने लोग
लोग भेजे हैं ना, जो जिनको जो लीडर गए हैं हमारे इलेक्ट होकर, वो अपने दिमाग में लोगों की वॉइस और इंटरेस्ट सब कुछ अपने दिमाग में रख कर ही कोई काम करता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो फिक्स्ड समय के लिए इलेक्ट की जाती हैं। जैसे कि इंडिया में देखा जाए ये 5 साल के लिए होती है सरकार। तो अब ऐसा नहीं है भी एक बार इलेक्ट कर दिया तो उसके बाद वही होगा। तो गवर्नमेंट अगर वो पावर में रहना चाहती है, अगर 5 साल में उसको भाई मिल गई, अच्छा वो कर लिया तो अच्छा भी किया, मगर फिर भी अगर ये वो दोबारा अपनी इस पावर को कंटिन्यू करना चाहती है तो उसको दोबारा से री इलेक्ट होना पड़ेगा पीपल से, यानी कि दोबारा इलेक्शन होंगे ही होंगे, चाहे वही लोगों को पसंद आए सरकार चाहे ना आए। तो ये मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, जब लोगों में ये सेंस ऑफ पावर डेमोक्रेसी तभी आती है जब वो वोटिंग करते हैं। इसी वजह से जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है ओनली बिकॉज ऑफ रेगुलर इलेक्शंस। ये इलेक्शन की वजह से ही जो गवर्नमेंट है उसकी पावर हम लिमिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं इलेक्शंस। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और क्या क्या वेज हैं पार्टिसिपेट करने में गवर्नमेंट में। तो इलेक्शन तो हमें पता चल गया कि इलेक्शन के ज़रिए हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में। तो क्या बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। People participate taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required it। तो ये ऐसा भी है कि हम बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम किया है वो हमारे लिए सही नहीं होता, तो हमें लोगों में ये पूरी ये उनको पावर दी जाती है कि वो जो गवर्नमेंट का काम किया है उसकी क्रिटिसाइज भी कर सकता है, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकता है अगर ज़रूरत है तो। अगस्त 2005 में क्या होता है, व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी, जब एक गवर्नमेंट ने अचानक से पैसे बढ़ा दिए थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं वो बढ़ा दिए थे। तो लोगों ने अपना जो डिसअप्रूवल इसमें क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो बहुत सी रैली निकाली गई, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। तो गवर्नमेंट को चाहे वो ट्राई भी कर रही थी, गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही थी अपने इस जो वर्क था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बट ये जो पीपल थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो इसीलिए हुआ क्या, तो फाइनली तो गवर्नमेंट को पीपल्स का ओपिनियन सुनना ही पड़ा, उनके ओपिनियन के ही चलना पड़ा और विदड्रॉ करना पड़ा जो इंक्रीज था बिजली में। ओके, तो गवर्नमेंट हैज चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। ये इसीलिए उन्होंने ये अपने इस जो बनाए हुए कानून में चेंज किया, बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, यानी कि आंसरेबल होती है, इसीलिए। ओके, देयर आर मैनी वेज, तो और भी बहुत वेज हैं जिससे जो लोग हैं अपने व्यूज़ को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक, तो वो उसके हिसाब से ही वो गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो बहुत से किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकती है, अगर उसको कुछ सही भी लगता है या गलत भी लगता है, धरने भी दे सकते हैं लोग, रैलीज भी निकाल सकते हैं, स्ट्राइक्स कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स चला सकते हैं। ये बहुत से थिंग्स दैट आर अनफेयर, जो अनफेयर उनको सही नहीं लगती और अनजस्ट लगती हैं, वो उसको आगे लेके आया जा सकता है। जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, टीवी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के इश्यूज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है ये जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, है ना। वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, हमें पता है कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से ही जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं गवर्नमेंट में।
में। तो ये भी ट्रू है कि जो जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में वो सारे एक्चुअल में ऐसा नहीं कर पाते। और अनदर वे ऐसा भी है कि पीपल पार्टिसिपेट करते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट्स टू सीक टू द चैलेंज। तो वो अलग अलग क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, अलग अलग मूवमेंट भी चलाते हैं। इनको जो ये चैलेंजेस है गवर्नमेंट के खिलाफ और उनके फंक्शंस के खिलाफ, वो भी उनके लिए मूवमेंट चला सकते हैं, ठीक है। और आगे मेंबर्स ऑफ द मिनियॉरिटी कम्युनिटी, जो मिनियॉरिटी मतलब होता है जो कम गिनती वाले, जिनकी गिनती कम है, वो वाली जो कम्युनिटी हैं, और जो दलित्स हैं, आदिवासी हैं, वमेन्स हैं, ये अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो पार्टिसिपेट करती हैं इस मैनर में, जाने कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपनी, फिर उसके बाद ये मूवमेंट चलाते हैं अगर कोई भी उन्होंने अपनी मांग रखनी होती है गवर्नमेंट के आगे। अगर लोग, जो कंट्री के लोग, किसी भी देश के लोग अलर्ट होंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे कि कंट्री कैसे चलाई जा रही है, द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द, तो ये जो डेमोक्रेटिक करेक्टर है गवर्नमेंट का, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो डेमोक्रेटिक करेक्टर है गवर्नमेंट का, ये इससे जो हमारी कंट्री है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी अगर लोग अलर्ट और इंटरेस्टेड होंगे। तो सो द नेक्स्ट टाइम, इसीलिए ये आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर कहीं पे भी कोई रैली हो रही है आपकी स्ट्रीट में, कोई सिटी में, कोई टाउन में या विलेजेस में, तो आपको रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि रैली क्यों हो रही है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो किसके बारे में और किसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है, आपको इन तरीकों से पता लग जाएगा। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो जो गवर्नमेंट है, तो ये देखते हैं नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो माया की स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, माया, उसके बारे में हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कैन यू ऑफन लीड अ वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम द प्रोटेस्टिंग। तो क्या है जी, बहुत बार ऐसा भी होता है, अगर एक ग्रुप कोई कुछ कर रहा होता है तो दूसरा ग्रुप उसकी अगेंस्ट कुछ कर सकता है, जिसके कारण वायलेंस भी हो सकता है, खून खराबा भी होना शुरू हो जाता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग यानी कि एरिया, रीजन होता है एरिया, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में, तो ये होते रहते हैं, है ना। जब ये ऐसा लगे, ऐसा फील हो कि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है इनके अगेंस्ट, तो जो लोग हैं वो वायलेंट मीन भी यूज़ कर सकते हैं और इनको मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए वो वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे लोगों में फियर, डर बना रहता है और टेंशन भी बनी रहती है उस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए। तो ये गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर दो रेसिस में, दो रिलीजन में, या किसी भी रहने वाले उस इलाके में, तो उनको भी रिजॉल्व करें उन कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो इसके बारे में भी हम लेट्स रीड अबाउट, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हैं हमारी सोसाइटी में, वो गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हमारे बेसिक रूल्स और जो लॉ हैं उसमें उसको हर एक को फॉलो करना है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं वो ऐसे रूल्स हैं जो जिसको सब फॉलो करेंगे, ठीक है। दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट, ये जो लॉ हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी हैं, सरकार के लिए भी हैं और आम जनता के लिए भी हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिफरेंसेस हैं ये रिजॉल्व की जाती हैं। ये कैसे रिजॉल्व की जाती हैं?
लॉ के कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, रीजन प्रोसेशंस में जैसे झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, है ना, और सेलिब्रेशन होते हैं पर्टिकुलर जो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो वो सेलिब्रेशन करते हैं, तो इससे भी ना कॉन्फ्लिक्ट के आसार बढ़ जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जो पर्टिकुलर जो रूट पे आप जा रहे हो, प्रोसेशन टेक में लीड अ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो जो आप जुलूस वगैरह जो आप लेके जा रहे हो, यानी कि वो झांकी वगैरह लेके जा रहे हो, उससे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट का जो एक पार्ट है ना, जो पुलिस है, पुलिस ये भी पुलिस ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, वो क्या जी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब कुछ गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव, और वो गवर्नमेंट की ही रिप्रेजेंटेटिव होती है और जो कंसर्न्ड कम्युनिटीज को, और ये ट्राई करती है कि वो अपने जो जहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं वो आराम से चले जाएं। तो इस समय पे उनको डर भी लगा रहता है कि कोई वायलेंस ना फैल जाए, कुछ इरप्ट ना कर दे, तो कोई लोग स्टोन ना फेंकने, यानी कि स्टोन यानी कि पत्थरबाजी ना शुरू कर दें, तो इसको ऐसे कोई डिस्टरप्ट ना कर दिया जाए। तो वहाँ पे पुलिस होती है। आपने देखा ना, अगर बड़े बड़े जैसे अब शिवरात्रि चली थी, है ना, शिवरात्रि होगा, कोई भी बड़ा अगर त्योहार होता है, गुरुपुरब वगैरह होते हैं, है ना, तो पुलिस ज़रूर होती है। वो इसीलिए होती है, अगर कोई वायलेंस वगैरह होता है तो वो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी उसको कैसे सॉल्व करे, उस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे कि अब रिवर्स हैं, रिवर यानी कि नदियाँ, ये भी एक सोर्स बन गया है कॉन्फ्लिक्ट का स्टेट्स के बीच में। जैसे एक रिवर होती है, वो एक स्टेट से शुरू होती है, जैसे कि कावेरी जो रिवर है, इसके रिगार्डिंग बहुत वो चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, और इसका जो एक पार्ट है उसका एक स्टेट में, दूसरा और स्टेट में, और तीसरा यानी कि वो 3 स्टेट्स में जाती है। तो ये शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर, जो रिवर में जो पानी होता है उसके यूज़ में डिफरेंट स्टेट्स में ये पानी को लेके ये भी इशू बन गया है कॉन्फ्लिक्ट का। इसकी एग्जांपल आपको बताएगी है कि जो ये कावेरी वाटर है डिस्प्यूट, ये कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स के बीच में बहुत समय से चल रहा है। ये जो वाटर स्टोर्ड इन अ कृष्णा राजा सागरा डैम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कृष्णा राजा सागरा डैम है, ये कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में है, और यहाँ का जो पानी है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में, और बहुत से सिटीज़ के, जैसे कि बेंगलुरु है, बेंगलुरु बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ के जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है इस पानी से जो कावेरी रिवर से जाता है, ठीक है। और द वाटर स्टोर्ड इन मैथुर डैम, एक मैथुर डैम है जो वो कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। तो याद रखना है कर्नाटका में कौन सा डैम है, वो है कृष्णा राजा सागर डैम, वो है कर्नाटका में, और मैथुर डैम है तमिलनाडु में। वो भी क्या है जी, वो पानी का कैसे यूज़ करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इन द डेल्टा रीजन इन दैट ऑफ द स्टेट, उस स्टेट में जो यानी कि वो उसी रिवर का पानी यूज़ करते हैं क्रॉप्स को ग्रोइंग करने में, ठीक है। ये अब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, क्योंकि ये 2 डैम्स हैं, तो और दोनों डैम्स हैं एक ही रिवर पे हैं। समझ में आ गई, एक रिवर है, एक तो यहाँ पे डैम बना हुआ है, एक यहाँ पे डैम बना हुआ है ना। द डाउन स्ट्रीम्स डैम इज द तमिलनाडु, जो एक तो देखो नदी ऐसे बहती है, तो यानी कि अगर इधर को ऐसे पानी आ रहा है ऊपर, तो किसका है जी, यहाँ पे नीचे को नदी बहती है। आपको ये समझ में आया। आगे क्या है, तो द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या है जी, वो डाउन स्ट्रीम है ना, कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम अपस्टेयर फ्रॉम लोकेटेड इन कर्नाटका। तो ये देखो यहाँ पे है कर्नाटका, है ना, कर्नाटका ने यहाँ पे डैम बनाया हुआ है, तमिलनाडु ने यहाँ पे डैम बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर इन्होंने पानी रोक लिया तो ये कर्नाटका वाले ही यूज़ करेंगे, अगर ये पानी छोड़ेंगे ना तभी इनके पास पानी पहुँच पाएगा। समझ में आई। अगर
पानी छोड़ेंगे तमिलनाडु वाले तभी कर्नाटका वालों के पास पानी पहुंचेगा। तो इसीलिए जो स्टेट्स हैं कांट गेट एज अ मच वाटर, तो जो स्टेट्स को इतना पानी नहीं पहुंचता जितना कि उनकी ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। तो इन ऐसे अगर स्टेट्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कौन रिजॉल्व करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, ऐसे स्टेप उठाती है जिसमें वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है बहुत स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो वो उस समय कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। अब हम बात करेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। इक्वालिटी मतलब बराबरता और जस्टिस मतलब न्याय। तो ये दोनों जो आइडिया हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। जो इक्वालिटी और जस्टिस है, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो अर्ली प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, तो जो पहले हमने पढ़ा था ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो वो अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि जो बहुत से अनटचेबल समझा जाता है, छोटे समझा जाता है, जो साफ सफाई और गोबर वगैरह उठाते हैं उनको अनटचेबल माना जाता है। और ये जो प्रैक्टिस है अब इसको बैंड कर दिया गया है बाय लॉ, कानून के नज़रों में इसको बैन कर दिया गया है, इसके पर पाबंदी लगा दी गई है। और दिस ग्रुप ऑफ द पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ये जो ग्रुप है वो डिनाइड करता था एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और मेडिकल फैसिलिटी के लिए। और वैसे इनको डिनाई किया जाता था कि वो प्रेयर के लिए भी नहीं जा सकते। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिसके बारे में पढ़ा है हमने, उन्होंने उन जैसे बहुत ऐसे हैं जिन्होंने ये सब को रियलाइज़ किया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो इन्होंने रियलाइज़ किया दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ऐसे जो कस्टम्स हैं उनको कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। और दैट जस्ट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन अ पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। तो इसीलिए अब सभी लोगों को हमारे यहाँ भी इक्वल माना जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही ये हम बोल सकते हैं देन है कि हम सभी जो सबको हम इंसान मानने लग गए हैं भाई अब तो, है ना। फिर भी है थोड़ा बहुत है, मगर फिर भी बहुत सुधार आ गया भाई हमारे इंडिया में, है ना। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस, तो जो गवर्नमेंट है इसने भी इसको रिकॉग्नाइज दे दिया है। और गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस भी दी हैं उन ग्रुप्स के, उस सोसाइटी के उस ग्रुप को जो अनइक्वल हैं। जैसे कि जो हमारी सोसाइटी में बहुत सी जर्नल टेंडेंसी और वैल्यू है कि जो बॉयज़ होते हैं वो उनकी ज़्यादा केयर की जाती है रादर देन गर्ल चाइल्ड की इतनी ज़्यादा केयर नहीं की जाती, बॉयज़ की ज़्यादा की जाती है। इसका मतलब ये है जो हमारी सोसाइटी है वो गर्ल को इतनी वैल्यू नहीं देता और बॉयज़ के इक्वल नहीं मानता, ये अनजस्टिस है ना। मगर फिर भी इन दिस कॉन्टेस्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice। तो इसीलिए जो सरकार ने बहुत से ऐसे कैंपेन्स चलाए हैं, ऐसे बहुत से उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, स्कीम्स बनाई हैं जिसमें उन्होंने गर्ल्स को प्रमोट करने, उनके लिए भी जस्टिस करने के लिए उन्हें स्टेप्स उठाए हैं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का मुहिम है ना। तो it is possible that a fees for the girls might be waived or allowed in the government schools और colleges। और भी और कैसे पॉसिबल है, जो गर्ल्स हैं उसको उनकी या तो बिल्कुल कम कर दी जाए, उसकी माफ़ कर दी जाए जो स्कूल में और कॉलेजेस में गर्ल्स जाती हैं। तो इससे भी तो जो गर्ल्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होएगी। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने बहुत जैसे कुछ पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है हमने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हमने की एलिमेंट्स पढ़े हैं, कौन कौन से हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से कैसे रिजॉल्व करती है हमारी गवर्नमेंट, और इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में पढ़ा है। और ये आपके लिए वर्क है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ तो आप उसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला कौन थे वो बताओगे कौन है। और जुलू कहाँ की लैंग्वेज है, जुलू
कहाँ की लैंग्वेज है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुलिस का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये। और एक लास्ट क्वेश्चन है, तो कावेरी रिवर का जो कॉन्फ्लिक्ट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बारे में, उसको डिस्क्राइब करना है आपने। ये 3-4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको मिनिमम 2 तो अटेम्प्ट करने हैं, आप मेरे को बताओगे, ठीक है। तो आई होप ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।